Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. चलो, तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि एक कैपेसिटर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो दो केसेस, एक बार उसके ऊपर चार्ज कांस्टेंट था यानी बैटरी नहीं कनेक्ट थी, एक बार उसके अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट यानी कि बैटरी कनेक्टेड थी। तो अलग अलग वैल्यूज के ऊपर, अलग अलग चीज़ों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो हमें देखना था। तो कुछ वैल्यूज तो इंक्रीज हुई थी के टाइम्स, कुछ डिक्रीज हुई थी के टाइम्स, कुछ सेम रही थी, कुछ के स्क्वायर टाइम इंक्रीज हुई थी। सिर्फ कौन सी वाली क्वांटिटी? एक क्वांटिटी जो है फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ये के स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाता है अगर बैटरी लगाई गई है कैपेसिटर के अक्रॉस। सर हाँ सर मेरे को एक डाउट था, कल जो आपने एक एडवांस का क्वेश्चन कराया था जहाँ पे चार्ज स्प्लिट होता है सर, वहाँ पे आपने लास्ट में आंसर लिखाया था कि 12 टुवर्ड्स लेफ्ट। सर वो नहीं पता चला कि 12 टुवर्ड्स लेफ्ट आपने कैसे बताया, बाकी सब तो समझ आ गया। कौन सा क्वेश्चन बेटा? सर जो आपने एडवांस के लिए कराया था ना, वो कैपेसिटर में ये स्विच के हाँ, थ्रू तो इसमें मैं ये देख रहा था। हाँ सुनो, सुन लो। तो टोटल चार्ज अगर आप आइसोलेटेड प्लेट्स पे देखो तो लेफ्ट वाली प्लेट पे पहले कितना था? 0 था। राइट वाली प्लेट पे पहले कितना था? 0 था। तो ओवरऑल चार्ज दोनों ही प्लेट्स पर इन पर कितना है? 0 है। इनको आपने स्विच से कनेक्ट कर दिया तो ये तो आइसोलेटेड प्लेट्स हैं, तो इनका चार्ज तो फिक्स ही रहने वाला है। यानी जब राइट वाले पे 0 था, लेफ्ट वाले पे भी 0 था, तो अब ओवरऑल भी क्या होना चाहिए? 0 ही होना चाहिए। फाइनली मैंने देखा कि लेफ्ट वाली प्लेट पे ओवरऑल कितना आया था हमारे पास, देखो जरा। ये सर प्लस 12 12 आया, 12 और राइट और वाले राइट पे वाली -12। प्लेट -12। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर +12 चार्ज आया है। तो वो कहाँ से आया होगा? आने का एक ही रास्ता है। कहाँ से आ सकता है? ऐसे ही तो आ सकता है। अरे हाँ ना, बोलो ना भाई। सर आपकी स्क्रीन वो आपकी टेबल पे स्क्रीन हुई है। फ्रीज हो गई है। अभी देख रहा है? यस सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर इसके ऊपर चार्ज लेफ्ट वाली प्लेट्स के ऊपर मिला के चार्ज जो है हमारा +12, ये +12 चार्ज अब आया है तो कहाँ से आया होगा? सिर्फ एक ही तो रास्ता है। यस सर। कहाँ से आ सकता है? राइट से आ सकता है। यस तो सर मैं राइट कह से। दूंगा +12 माइक्रोकूलम चार्ज आया फ्रॉम राइट टूवर्ड्स लेफ्ट, या मैं लिख सकता हूँ -12 कूलम चार्ज आया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके सर। ये सर हम लोग और कोई टुवर्ड्स, डाउट? हाँ सर हम लोग टुवर्ड्स प्लेट्स लिखते हैं तो दोनों लिखेंगे तो सही है ना? टूवर्ड्स प्लेट्स मतलब? सर हम लोग मतलब डायरेक्शन के हिसाब से लिखते हैं ना सर, मतलब जो बेटा जनरली क्या होगा ना, जनरली वो ये पॉइंट का नाम दे देते, जैसे ए, और कहते कि +12 तो फ्लो किया फ्रॉम बी टू ए, या आप लिख सकते थे कि -12 फ्लो किया फ्रॉम ए टू बी। ओके सर। ठीक है, और कोई दिक्कत? नो सर। बताइए। सर मैंने व्हाट्सएप पे पूछा था ना सर, वो टर्म टेस्ट। व्हाट्सएप का तो बेटा व्हाट्सएप पे आपको आंसर मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा होगा। कब भेजा था आपने? नहीं आपने आंसर भेजा सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आया पीडीएफ में, ऐसा था मैं मुझे समझ नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन था बताओगे जरा? सर टर्म टेस्ट का सेकंड था। ऐसे नहीं होगा बेटा, टर्म टेस्ट का सेकंड। आप क्वेश्चन बताओ कौन सा है, ना पढ़ के बताओ नाम। एक सेकंड। और भी किसी को कुछ था शायद? जिस किसी को भी कोई भी डाउट्स थे वो बोल दो। जो आप लोग बोलते हो एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट्सएप पे, वो थोड़ा मुश्किल होता है व्हाट्सएप पे एक्सप्लेन कर पाना, तो मैं यहाँ क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जिस किसी को कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो यहाँ पे बोले।
Sir, would two parallel plates of parallel plate capacitor are given charge Q and 3Q respectively. If electric field in region between plates is E naught, then force of हाँ चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ट्राई करो एक बार, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि पूरी क्लास सुने और समझे भी। तो ये एडवांस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो प्लेट्स हैं, इनमें से एक प्लेट को Q चार्ज दिया गया है, एक को 3Q चार्ज दिया गया है। मैंने नाम देना चाहता हूँ A और B भी, ठीक है ना। बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक सेकंड रुक जाओ बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, मैं एक बार वापस से लगा के देखता हूँ। अभी दिख रहा है सबको? यस सर, अब दिख रहा है। यस सर। चलो वापस से जाए तो बता देना, ठीक है ना, जैसे ही जाए वैसे बता देना। तो बोला गया है द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स इज ई नॉट, ठीक है ना। तो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन देम इज, आपको दोनों के बीच का फोर्स बताना है, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स टाइप। सभी लोग ट्राई करो। मैं आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं ताकि आप बता पाओ। 1 ले लेते हैं, चलो किसी का नहीं आया, काफी टाइम हो गया।
देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा इसे। तो बेसिकली आपको दो प्लेट्स दी हैं जिनके ऊपर चार्ज दे दिया है। सबसे पहली बात तो ये कैपेसिटर की तरह काम करेगा और आपको ये भी पता है कि किस फेस के ऊपर कितना चार्ज आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें तो लेफ्ट वाली प्लेट के ऊपर कितना चार्ज आएगा, एक सेकंड रुकना। 2Q। हाँ, तो हमें पता है कि टोटल चार्ज है 4Q, तो 4Q/2 यानी कि 2Q लेफ्ट वाली प्लेट पे होगा और 2Q राइट वाली प्लेट पर होगा। तो यहाँ अंदर चार्ज जो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा -Q और यहाँ आ जाएगा ये आ जाएगा +Q। तो एक चीज तो क्लियर हो गई भाई कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से होगा, है ना। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होगा, हम कह सकते हैं कि इसके लेफ्ट वाले पोर्शन पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो होगा कितना 2Q। राइट वाले पोर्शन पे नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि होगा कितना -Q। यहाँ चार्ज फिर पॉजिटिव आएगा जो कि होगा +Q और यहाँ भी पॉजिटिव आएगा जो कि होगा +2Q। अब एक बात बताओ कि ये जो चार सरफेसेस अब बन चुके हैं ये चार शीट्स की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे। और नॉर्मल सिचुएशन में हमारा जो कैपेसिटर होता था, नॉर्मल सिचुएशन में जो हमारा कैपेसिटर होता था उसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे चार्ज कितना आता था, 0 आता था। 0। इसलिए बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ कहाँ रह जाती थी, अंदर रह जाती थी। तो मैं इनको अच्छे से समझने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ना इसे रीड्रॉ कर रहा हूँ एक तरह से। और रीड्रॉ में कुछ इस तरह से करूंगा कि मैं इसके फेसेस को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना कर रहा हूँ, मैं अगर खुद एग्जाम दे रहा होता तो इतना टाइम पास नहीं करता मैं, ठीक है। आपको समझ आए इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ। पहले मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसके फेसेस को डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे प्लेट ए के दो फेस हैं उनको मैंने अलग अलग बना लिया। सिमिलरली प्लेट बी के दो फेस हैं उनको मैंने अलग अलग बना लिया। इसे मैं कह देता हूँ A1 A2, ये हो गया B1 और ये हो गया B2। तो ये सभी कैसा काम कर रहे हैं, शीट जैसा काम कर रहे हैं कि नहीं। जहां इसके ऊपर जो है अपना 2Q चार्ज, इसके ऊपर -Q, ये Q और ये 2Q। बात समझ आई। अगर मैं बीचों बीच एक पॉइंट ले लूं जैसे पॉइंट P, तो इस पॉइंट P पे किस किस की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, सर -Q और Q की। आप अगर देखो तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 इस तरफ आएगी, पॉजिटिव है क्योंकि। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2 लेफ्ट की तरफ आएगी क्योंकि नेगेटिव है। ध्यान से देखते जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B1 भी लेफ्ट में आएगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B2 ये भी लेफ्ट में आएगी क्योंकि वो भी पॉजिटिव है। बात समझ आ रही है। अब आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड ये बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B2। क्या मैं सही कह रहा हूँ। A1 की और B2 की सेम होगी क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम है। तो A1 और B2 तो कट गए, सिर्फ किसकी बची, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बची वो बची ड्यू टू B1 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2। और दोनों की क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है, ये भी हमें पता है। B1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ड्यू टू A2 और वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा तो हो गया Q बाय A बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई। तो E नेट हो गया Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ये आपको दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू E नॉट के इक्वल है। यहाँ से आपको मिला Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू E नॉट के इक्वल है। कोई दिक्कत इसके अंदर।
नो सर। नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर आपको फोर्स निकालना है इंटरेक्शन का, तो या तो आप निकालोगे प्लेट ए की वजह से प्लेट बी पे फोर्स, या आप निकालोगे प्लेट बी की वजह से प्लेट ए पे फोर्स। ठीक है, तो इंटरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, मैं निकाल लेता हूं फोर्स ऑन प्लेट बी। अब प्लेट बी B1 और B2 से मिलके बनी है, ड्यू टू A1 एंड A2, जो कि प्लेट ए है। मेरी बात समझ आई? तो मैंने इन्हें 4 एलिमेंट्स में बस डिवाइड कर लिया है। अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस की वजह से आएगी। सबसे पहले तो B1 के ऊपर किस किस की इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, बता सकते हो आप? B1 के ऊपर एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी A1 की, है कि नहीं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी भाई A2 की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी B2 की। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस। सिमिलरली B2 पे किस किस की इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है? B2 पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगी किसकी? A1 की। B1। एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी लेफ्ट की तरफ A2 की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ आएगी किसकी? B1 की। समझ आया? यस। तो अब नेट फोर्स अगर हम देखें, सबसे पहली बात तो नेट फोर्स ऑन B1 पे नेट फोर्स अगर मैं लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा B1 का चार्ज Q इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B2 माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A1। अब A1 और B2 ये तो क्या इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो ये तो कट गए, तो ये बचा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A2, यानी Q A2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, वो हम पहले निकाल चुके हैं, Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। कोई दिक्कत? नो और सर। Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू तो E नॉट है, यानी कि ये हो गया Q E नॉट बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? सिमिलरली मैं निकालूंगा नेट फोर्स ऑन B2 पे नेट चार्ज है 2Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है EA1 माइनस EA2 प्लस EB1। ठीक है ना? तो B1 और A2 ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये बचा 2Q इंटू EA1। A1 की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ आ रहा है? तो 2Q इंटू A1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? 2Q बाई 2A एप्सिलॉन। बिल्कुल, उन पे चार्ज कितना है? 2Q बाई 2A एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, और Q बाई A एप्सिलॉन नॉट E नॉट है, यानी कि 2Q E नॉट। ये आ गई इक्वेशन 3। तो नेट फोर्स ऑन प्लेट बी, इसे मैं क्या कह सकता हूं? 2Q E नॉट माइनस Q E नॉट बाई 2, यानी 3/2 Q E नॉट। समझ आया? यस। तो जनरली क्या होता है, जब भी हमने फोर्स बिटवीन प्लेट्स निकाला था, याद करो, तब आप देखोगे मैंने इतनी रामायण नहीं की थी। मैंने सिर्फ एक प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट पे फोर्स लिख दिया था। क्यों? क्योंकि तब अगर मैं डिवाइड करता इस तरह से 4 पोर्शन में, तो बाहर वाले पोर्शन के ऊपर चार्ज कितना कितना था? 0 0। तो उनकी वजह से कोई फील्ड ही नहीं थी पिक्चर में, तो सिर्फ एक की वजह से फील्ड इंटू दूसरे के चार्ज से मल्टीप्लाई करके फोर्स बिटवीन प्लेट्स आ गया था। यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट क्यों हो गया? यहाँ क्वेश्चन डिफरेंट इसलिए क्योंकि आउटर मोस्ट प्लेट्स के ऊपर भी चार्ज है। तो किसी भी प्लेट के ऊपर फोर्स निकालने के लिए आपको सभी पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी और चार्ज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ आई? तो ऑल्दो मुझे सॉल्व करने में इतना आपको लगा होगा बहुत टाइम लगा है, लेकिन अगर किसी को आती है ये चीज़ तो बहुत बड़ा नहीं है, वो सीधे ये रीड्रॉ करेंगे और उसके बाद सीधे लिख देंगे। तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का क्वेश्चन है और इतना ही एडवांस के अंदर आता है। क्लियर हुआ? यस। यस। और किसी को कोई डाउट है? के ऊपर F में ढूंढना है, मतलब A के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं ऐसे? सेम आएगा बेटा वो।
ए के ऊपर भी ढूंढ सकते हैं, सेम आएगा। और कोई डाउट? सर 28 क्वेश्चन। कहाँ बेटा 28 क्वेश्चन? सर वही टर्म टेस्ट वाले शीट में। किसमें? टर्म टेस्ट वाली शीट में। टर्म टेस्ट वाली सीट बेटा, उसका डिस्कशन अलग से रख लेंगे अगर आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट्स हैं तो। मैं सर, पूछ रहा हूँ कल कोई डाउट? क्या सर हुआ? कल ही है, कल लास्ट डे है टेस्ट। किसका लास्ट डे है? टर्म टेस्ट है। टर्म टेस्ट कल है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारा टर्म टेस्ट हो गया है क्या? मुझे कल होगा, कल देंगे नहीं दे सर। सकते। लास्ट डे है। सर ये एक प्रैक्टिस के लिए दिया था पेपर, उसमें डाउट। किसने दिया था? रोहन सर। रोहन और कल सर। के क्या पीडीएफ दिया था आपको? हाँ सर, ग्रुप में। तो कल के बाद आप उसको देख नहीं सकते? पर वो नहीं, टर्म टेस्ट है हमारी, वो उसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर दिया था सर ने। उसमें कब है doubt- टर्म टेस्ट? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर कल लास्ट डे है वो टर्म टेस्ट। कल चालू हो गया, कल लास्ट डे है। अच्छा, अभी चालू हो चुका है, ठीक है। तो आप मेरे को क्वेश्चन भेजो, मेरे पास तो नहीं है वो पीडीएफ जो भी सर ने आपको भेजा है, आपको मेरे को भेजना हाँ पड़ेगा, सर, ठीक है। भेज रहे और डिस्कशन रखना था तो आपको मुझे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। सब अपने मन से चला रहे हैं। तो टर्म टेस्ट में आपके कैपेसिटर आ रहा है ना? यस सर। तो पहले सिलेबस Yes, तो sir. खत्म है यार, ये सब टाइम But पास। you- मेरे को लगा मुझे पता ही नहीं तुम्हारा कोई टेस्ट भी है। चलो आगे पढ़ लेते हैं पहले, फिर आप डाउट्स पूछ लेना। चैप्टर तो खत्म होना चाहिए ना। चलो, तो कैपेसिटर में अगली चीज है कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है ना। अब किसे कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज? ध्यान से देखो। तो मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस r1 है, और एक कंडक्टर है जिसकी रेडियस r2 है। मान लो कि हमने इन्हें एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तो फाइनली इसके ऊपर चार्ज कुछ Q1 आ जाता है और इसके ऊपर चार्ज कुछ Q2 आ जाता है। तो अगर आप दो स्फीयर्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करोगे तो आप जानते हो कि फाइनली क्या होना चाहिए? पोटेंशियल सेम आना चाहिए। बिल्कुल, हम कह सकते हैं कि फाइनली पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल हो जाना चाहिए पोटेंशियल ऑफ बी के। तो ए का पोटेंशियल तो हो जाएगा के Q1 बाय R1, और ये इक्वल होना चाहिए के Q2 बाय R2, है कि नहीं? यानी यहां से मुझे एक चीज पता लग जाती है कि Q1 बाय Q2 ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके? R1 बाय R2। समझ आए? ये हमें रेशियो मिल गया। सिमिलरली मैं अगर चार्ज डेंसिटी निकालूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा ए, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 बाय 4 पाई R1 स्क्वायर, एंड सिग्मा बी अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगी Q2 बाय 4 पाई R2 स्क्वायर। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि सिग्मा ए बाय सिग्मा बी चार्ज डेंसिटीज का रेशियो, ये आपको कितना मिल जाएगा? ये हमें मिलेगा Q1 बाय Q2 इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। Q1 बाय Q2 को R1 बाय R2 लिख सकते हैं इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हो सिग्मा ए बाय सिग्मा बी, ये आपको मिल जाएगा सिंपली आर बी बाय आर ए। समझ आई बात? इससे आपको क्या क्लियर हुआ कि जब भी आप दो कंडक्टर्स को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हो तो जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है उसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी आती है? ज्यादा या कम? कम। बताइए। कम। तो मोर रेडियस implies less surface charge density। कोई दिक्कत इसमें किसी को?
तो अगर कभी हमसे रिलेट करने को बोला जाए कि किसकी सरफेस पे ज्यादा चार्ज डेंसिटी है ना, डेंसिटी किसकी सरफेस पे ज्यादा है, तो याद रखना उसका इनवर्स रेशियो होता है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो अब मान लो कि एक इररेगुलर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट जो है वो कंडक्टर है। ऑब्जेक्ट अगर हमारी कंडक्टर है, जैसे कि मैं कुछ इस तरह की बना देता हूं ऑब्जेक्ट, अंडर टाइप की, ठीक है ना। तो यहां अगर मैं 2-3 पॉइंट्स ले लूं, जैसे मैं पॉइंट ले लेता हूं एक यहाँ पे ए, एक यहाँ पे बी, और ये पॉइंट जैसे मैं ले लेता हूं सी। तो अगर ये कंडक्टर है तो ऑब्वियसली इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, अगर हमने दिया है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम ये कह सकते हैं सरफेस पर। क्या आपको एक चीज पता है, आपको पता है कि सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसी रहती है? सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल, पता है कि नहीं? यस सर। सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। तो अगर मैं चार्ज डेंसिटी बोलूं तो क्या हर जगह पे सेम आएगी या चार्ज डेंसिटी अलग अलग होगी अलग अलग पॉइंट पे? सेम होगी। सेम नहीं आती। तो यही आपको याद रखना है कि चार्ज डेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट्स इज डिफरेंट। और कारण क्या है? ड्यू टू इररेगुलर शेप। देखो कंडक्टर की एक खास बात है, उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। तो अगर पूरा स्फीयर होता है तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ताकि सब एक दूसरे का कैंसिल करके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दे दें। पर यहाँ इररेगुलर शेप है, अगर चार्ज डेंसिटी इक्वल हो गई हर जगह पे तो क्या नेट फील्ड अंदर 0 आ पाएगी? नो सर। तो अगर बोला जाए सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी कहाँ होगी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो? दूर पॉइंट होगा सबसे दूर। तो पॉइंट विद स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी मैंने बताया था, ऑफ कर्वेचर हैज लार्जेस्ट चार्ज डेंसिटी। जैसे कि अभी आपने दो कंडक्टर्स में देखा जिन्हें हमने कनेक्ट किया था, उनका पोटेंशियल इक्वल करा, तो जिसकी रेडियस ज्यादा थी वहां चार्ज डेंसिटी कम आई थी। सिमिलर चीज यहाँ भी तो हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो जहां चार्ज डेंसिटी ज्यादा है वहां पे क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। तो बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम किसका है? सी का सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कर्वेचर से। यानी कितना ज्यादा कर्व्ड होगा वहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर उतनी कम होगी। सबसे ज्यादा कर्व्ड आपको कहाँ दिख रहा है शेप? सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कहाँ दिख रहा है? हिंदी बोल रहा हूँ मैं, गुजराती तो मुझे पता नहीं। बड़ी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, डायग्राम देख के पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा मुड़ा हुआ कहाँ है? सी। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी, सबसे ज्यादा कर्वेचर कहाँ है? सी पे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम किसका है? सी का। तो चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? सी की। तो सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा बी इज ग्रेटर देन सिग्मा ए। सिग्मा ए पे फिर ज्यादा है ना सर, मतलब ए पॉइंट पे कर्वेचर। क्या कह रहे हो? ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है ना बी से। ए पे रेडियस ऑफ कर्वेचर सर बी पे आएगा ना सर? वो तो बी पे तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन जैसा है ना सर, ए पे तो थोड़ा कर्व। हाँ ए भी स्ट्रेट लाइन जैसे ही है। अब वो मेरी ड्राइंग के ऊपर है मेरे भाई, ये लो यार।
ठीक है, संतुष्ट? चलो यस क्लियर हो गया ना, मतलब पॉइंट सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब एक चीज होती क्या है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स या पॉइंटेड रीजन हैज वेरी हाई चार्ज डेंसिटी। अब बताओ जो पॉइंटेड रीजन होगा, जैसे मैं बोल दूं कि ऐसी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं ए पॉइंट बोल देता हूं, तो आप देख सकते हो कि सिग्मा एट ए इज वेरी हाई, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इसकी रेडियस लगभग कितनी है, 0। अरे समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि ये Yes. बहुत ज्यादा शार्प है। तो ऐसे में क्या होता है, जो सराउंडिंग मीडियम है, सराउंडिंग एयर जो है, डाइलेक्ट्रिक्स ब्रेक। अब आपको याद आ रहा होगा, एक टॉपिक पढ़ा था आपने, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जब हद से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है किसी डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस, तो वो टूट जाता है, और जब वो टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। याद है कि नहीं? तो क्योंकि ए पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई होगी वो बहुत ही स्ट्रांग होगी, और उसकी बहुत ही स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसपास में एयर है उसके अंदर जो डायपोल्स हैं उन्हें क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी। अगर एयर में डायपोल्स ब्रेक हो गए तो क्या होता है? सर कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टिंग बन जाती याद है वो बादल से बिजली गिरती है, यस तो एयर बिकम्स कंडक्टिंग। कंडक्टिंग ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो चार्ज जंप्स फ्रॉम सरफेस टू एयर। तो आपको क्या दिखेगा, स्पार्क इज सीन। कभी आपने ऐसा महसूस किया हो कि अगर हम बहुत कहीं पे ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, वेलवेट वगैरह पे, या कहीं आपके कपड़े रब हुए हैं, उसके बाद अगर आपके डोर में मेटल का हैंडल है और आप उसे टच करने जाते हो, तो आपको हल्का सा स्पार्क दिखाई दिया हो कभी, है ना? या आपने यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देखा हो कि कोई एक मेटल की बॉल पे हाथ रखता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, देखा है आपने? तो ये सभी का लॉजिक क्या है, चार्ज आपकी Yes, sir. बॉडी को छोड़ के भागने की कोशिश करता है, ठीक है ना? तो अगर आप पूरा हाथ किसी की तरफ करोगे, पूरा पाम करोगे, तो चार्ज डेंसिटी उतनी हाई नहीं होगी, पर अगर सिर्फ एक फिंगर की जाए, इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि स्फीयर है और उसके पास में एक उंगली लेकर जाते हैं, तो बीच में स्पार्क बन रहा होता है। ये सब वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो वो उंगली ही क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि फिंगर काफी पॉइंटेड है, तो चार्ज डेंसिटी हाई होती है, इसलिए चार्ज का क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। सिमिलरली बाल से क्यों छोड़ के जाना चाह रहा होता है चार्ज, क्योंकि बाल में बेसिकली पॉइंटेड, हम कह सकते हैं एक तरह से, स्ट्रक्चर आ जाता है, तो वो बॉडी को छोड़ के एयर में जाने की कोशिश करता है। समझ आया? ये सारी चीजें मेन आपको याद क्या रखना है कि अगर किसी मेटल कंडक्टर के ऊपर पॉइंटेड रीजन है तो वहां पर चार्ज की डेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। अगर ये डेंसिटी बहुत हाई हुई तो क्या हो सकता है, इसके सराउंडिंग में जो एयर है उसके जो डायपोल्स हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, जिससे एयर कंडक्टिंग हो सकती है और हमें स्पार्क दिख सकती है। इसी फिनोमेना को कोरोना डिस्चार्ज कहा जाता है, ठीक है ना? कोई डाउट? नो सिंपल है। आगे बढ़े, छोटा सा टॉपिक था। यस तो अगली चीज है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस अ क्यूब। ठीक है, तो ये वैसे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में
अच्छे से डिराइव करते थे हम, और मैं जनरली कैपेसिटर में बताता नहीं था, पर किसी बच्चे ने डाउट पूछ लिया है इसलिए मैं इसे इसमें भी बता रहा हूँ और फिर मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताऊंगा, तो ये 2 बार होगा हमारा। देखो, तो मान लो कि आपके पास क्यूब है एक, और इस अरेंजमेंट में कैपेसिटर्स लगाए गए हैं, और आपसे पूछा जाए कि आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। ठीक है ना? तो सबसे पहले तो किन किन पॉइंट्स के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाता है। पहले तो कैपेसिटर कहाँ है, सबको दिख रहा होगा, शायद बना भी देता हूँ। ठीक है, सारे कैपेसिटर सी हैं। क्लियर हुआ? ये आपका स्फीयर है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो या तो इक्विवेलेंट आपसे पूछा जाता है अक्रॉस फेज डायगोनल। फेज डायगोनल सबको पता है क्या होते हैं? यस सर। कुछ एग्जांपल जैसे कि आप देखो, बीडी जो है, एसी जो है, या बीजी जो है, ये सभी क्या है? फेज डायगोनल से। या आपसे इक्विवेलेंट पूछ लिया जाता है एज के अबाउट। एज मतलब आप समझते हो कि शायद बीसी जो है, सीजी जो है, या बीएफ जो है, ये सभी एज होते हैं। या पूछा जाता है बॉडी डायगोनल के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो बॉडी डायगोनल जैसे कि एजी है, या बीएच है, या ईसी है। समझ आया? तो बस इनके अबाउट हमें इक्विवेलेंट निकालना होता है कैपेसिटेंस का, है ना? तो मैं एक एक करके निकालने वाला हूं। जैसे सबसे पहले निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस बॉडी डायगोनल। तो जिन्होंने डाउट पूछा था उनको शायद समझ आ रहा हो कि उनके क्वेश्चन में किसके अक्रॉस पूछा गया था? हाँ सर, बॉडी डायगोनल के। बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। कोई भी एक चूज कर लो जो। क्वेश्चन आया था सर। क्या हुआ सर न्यूमेरिकल्स में यूनिट टेस्ट में आया था हमारे। यस सर। अच्छी बात 1 कूलम चार्ज दिया सब। अच्छा अच्छा, चलो। तो इस तरह से आपको पूछा गया है अगर बॉडी डायगोनल के अक्रॉस, तो क्या आप मुझे बता सकते हो इनमें से कोई भी एक चूज कर लो जिसके अबाउट में निकाल दूं, जो आपको क्लियरली दिख रहा हो। कौन सा बॉडी डायगोनल लेना चाहिए बोलो? सर डी है। चलो BH ले लेता हूँ, ठीक है ना? पर ये सबके लिए सेम आएगा, BH AG EC कुछ भी लो, सेम रिजल्ट आएगा। तो जिनके अबाउट निकालना होता है ऑब्वियसली उनको क्या करते हैं, हमें रीड्रॉ तो करना पड़ेगा, उन्हें एंड्स पे ड्रॉ करते हैं। तो B मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया और H मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया, ठीक है? यानी कि आप B और H के अबाउट निकालने वाले हो। इनको ध्यान से देखना, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज देखो, ये पूरी तरह से सिमेट्रिकल है कि नहीं है? सिमेट्रिकल होता है क्यूब तो हमेशा। यस तो सर। H पॉइंट के लिए, H पॉइंट के लिए D, E और G एक जैसे पॉइंट है कि नहीं है? यस। तो Yes. आप क्या करते हो ना, हमेशा आप B के पास इसकी एज वाले पॉइंट्स बनाते हो। समझ आ रहा है? तो एक चीज पहले देखो, पहले मैं H यहीं लिख देता हूँ। इसकी एज पे कौन कौन है? वो सब सिमिलर होंगे क्योंकि सब इसकी एज पे हैं। H के एज पे कौन कौन है? DEG। यस सर। यार थोड़ा सा हाँ ना बोलो ना, बिल्कुल आसान सी चीज चल रही है।
कुछ करने को बोल नहीं रहा हूँ, आपसे देखने को बोल रहा हूँ बस। एज पे डीईजी है कि नहीं है? यस सर। आप देखोगे तो ये एच के Yes. फेस डायगोनल पे आएंगे, देख लो भले, ये एच के सॉरी ये एच के एज पे हैं, बी के फेस डायगोनल पे आएंगे। देखो एच के एज पे हैं डीईजी और ये बी के फेस डायगोनल पे आ रहे होंगे, डीईजी बी के फेस डायगोनल पे आ रहे होंगे। यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर आप बी की एज वाले बनाओ, बी की एज पे कौन है देखो जरा, बताओ आप लोग। AFC। ACF, यस। देखना ये एच के फेस डायगोनल पे आ रहे होंगे, देखो आ रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस। इसका मतलब क्या होता है, ये ए के लिए भी सिमेट्रिक है, जैसे एच के लिए डीईजी एज है और बी के लिए फेस डायगोनल, तो दोनों के लिए सेम है, तो इन्हें एक ही पॉइंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, एच और बी को ड्रॉ कर लेते हैं और डीईजी को एक सिंगल पॉइंट बना लेते हैं, समझ आया, जो इसकी एज पे है। सिमिलरली जो बी की एज पे है ACF, उनको भी सिंगल पॉइंट मान सकते हैं। तो अब आप जानते हो, रीड्रॉ अगर मैं करूं तो ए और डी, एच और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, एच और ई के बीच में, एच और जी के बीच में, क्योंकि एज पे है ना। सिमिलरली ये भी 3 एज पे हैं, तो इनके बीच में भी कैपेसिटर थे। ये हो गए हमारे। अब देखो जरा, डी और ए के बीच में कोई कैपेसिटर है क्या? डी और ए के बीच में, हाँ एक कैपेसिटर डी और ए के बीच में है। डी और सी के बीच में, डी का सबके साथ देख रहा हूं मैं, डी और सी के बीच में, हाँ एक कैपेसिटर है। फिर मैं बोलूं डी और एफ के बीच में, नहीं है सर। नहीं है। फिर ई का देख लेते हैं, ई और ए के बीच में, है सर। ई और ए के बीच में है। ई और सी के बीच में, नो सर। नहीं है। नहीं है। ई और एफ के बीच में है, तो उसे बना लेते Yes, हैं। sir. फाइनली बचा सी और ए, सॉरी जी और ए। जी और ए के बीच में नहीं है, जी और सी के बीच में है, जी और Yes, एफ के sir. बीच में है, तो 2 और हैं। समझ आया? ये पैरेलल में तीनों मिलके कितने हो गए? 3C। 3C. ये पैरेलल में तीनों मिलके कितने हो गए? 3C। 3C. ये पैरेलल में 3C. 6 कितने हो गए? 6C। तो 1/C इक्वलेंट हो गया 1/3C प्लस 1/3C प्लस 1/6C, यानी C इक्वलेंट की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 6C/5. 6C/5। तो इसे रिजल्ट की तरह याद रखते हैं, क्योंकि ये एकमात्र स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्यूब आएगा तो ये आंसर हो जाएगा। सर हाँ सर डीईजी के भी आपस में जो कंडक्टेंस कैपेसिटर है उनका क्या किया था? किनके? डीईजी का आपस में कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, देख लो नहीं मिलेगा। सारे आ गए ना, 12 ही तो होते हैं, 12 तो बना दिए हमने। कोई दिक्कत नो सर। नहीं है? नो सर। तो ये हो गया भाई हमारा किसके अक्रॉस? बॉडी डायगोनल के अक्रॉस। अगर मैं निकाल देता हूं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अक्रॉस एज, ठीक है। तो अब आपको एक एज चूज करनी है। बोलो भाई, आपकी श्रद्धा। DC। कौन सी एज चूज कर रहे हैं? DC। DC। तो एक इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस,
समझ आया? तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सी डी, आप कोई सी भी एज ले सकते हो, एज तो बहुत सारी है ना, 12 एज है, सी डी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ लिख लेता हूँ सी और यहाँ लिख लेता हूँ डी। सबसे पहले बताओ सी की एज पे कौन कौन है? बी जी डी। बी जी डी, तो एक डी तो हो ही गया, बी और जी बचे, यानी बी और जी। देखोगे तो ये सी के एज पे होंगे और ये डी के फेस डायगोनल पे होंगे, है कि नहीं? यस। यानी ये सिमेट्रिकल हो गए, इन दोनों को एक पॉइंट बनाया जा सकता है। सिमिलरली डी की एज पे देखो कौन कौन है? एच ए। डी की एज पे है सी एच ए, एक तो सी हो गया, तो ए और एच ये डी की एज पर हैं और ये सी के फेस डायगोनल पे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसे रीड्रॉ करता हूँ, मैं बना लेता हूँ सी यहाँ पर और डी यहाँ पर, और इस बार जो एज वाले पॉइंट्स हैं उन्हें मैं बीच में नहीं बना रहा। क्यों मैं बीच में नहीं बना रहा? क्योंकि सी और डी के बीच में खुद एक रजिस्टर है, क्योंकि सी और डी खुद एक एज हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो सी और डी खुद क्योंकि एज हैं तो इनके बीच में एक कैपेसिटर तो है ही है क्लियरली। तो सी की एज यानी पास वाले पॉइंट्स को मैं यहां बना लेता हूं, तो ये पॉइंट्स हो गए बी और जी, और डी की एज वाले पॉइंट्स यानी ए और एच उन्हें मैं यहां बना लेता हूं। तो क्योंकि ये एज पे हैं तो इनके बीच में तो कैपेसिटर हो गई, और ये इसकी एज पे हैं तो इनके बीच में भी कैपेसिटर हो गई। अब यहाँ पे देखो बी और ए के बीच में कुछ है? यस। ए और बी के बीच में हाँ एक कैपेसिटर है। बी और एच नो सर, नहीं। नहीं है। जी और ए नहीं है सर। और जी और एच है। दो पॉइंट्स और बच गए हैं, कौन से? ई और एफ। तो बताओ ई किसकी एज पे है? ई किसकी एज पर है? आप देखोगे तो ई जो है वो ए और एच दोनों की एज पर है, तो ई को इसके पास बना दिया और एफ को इसके पास बना दिया। समझ आया? तो ये एज पर है इन दोनों के, सिमिलरली ये एज पर है इन दोनों के, और ई और एफ खुद एक दूसरे के एज पर है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम सर्किट क्या करते हैं, रीड्रॉ। और अब हमें सी और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो जरा करवाओ मेरे साथ क्या आता है। ये हो गया भाई 2C, ये हो गया हमारे पास 2C, और ये सीरीज में उनके साथ C मिलके कितना हो गया भाई? C/2। C/2। अरे समझ आ रहा है? यस। ये पूरा मिलके हो चुका है C/2। यहाँ नीचे देखें तो ये हो चुका है 2C और C/2 ये पैरेलल में है, तो कितना हो गया? 5C/2। अरे समझ आया? यस। 5C/2 और ये हमारा 2C और ये हमारा 2C और 5C/2 ये है सीरीज में, तो इनका आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 2 5C प्लस 2/C यानी 5C 12। 2/2C आएगा ना? 12। क्या हो गया? 2/2C आएगा ना? 2C और 2C C, हाँ मतलब C है वहां पर। यही कह रहे हो ना? यस सर। तो C इक्विवेलेंट यहां से मिल गया 5C/7, ये सब हो चुका है 5C/7 और उसके साथ C पैरेलल में। तो फाइनली C इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो मिलेगा 5C/7 प्लस C, यानी C इक्विवेलेंट मिलता है हमें 12C/7। कोई कष्ट? याद रखना है किसी भी क्यूब की एज के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आता है 12C/7। हाँ तो बीजी और एएच को एक साथ के लिए वापस एक बार बता सकते हैं? क्योंकि वो
सिमेट्रिक पॉइंट्स हैं, है ना। वो एक पॉइंट की एज पे आ रहे हैं और दूसरे के फेस पे आ रहे हैं, तो दोनों के लिए वो एक जैसे पॉइंट्स हैं, तो उनको एक लिया जा सकता है। इसका डेरिवेशन 1% भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फिगर है, और अगर एक भी कैपेसिटर की वैल्यू बदल दी जाए तो इक्विवेलेंट निकाल पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका सिमेट्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो जनरली सिर्फ रिजल्ट याद रखा जाता है, क्योंकि सदियों से मेंस में अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली रिजल्ट पूछा गया है, कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। तो हमेशा सेम कैपेसिटेंस दिया होगा ना पूरे फिगर? हाँ, हमेशा सेम ही रहेगा। तो आप मेनली बस रिजल्ट भी याद रख सकते हो। मैंने बस समझाने की कोशिश की है यहाँ, ताकि थोड़ी फील आ जाए कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, है ना। बेसिकली सर्किट सॉल्विंग के बहुत मेथड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा, पर वो सारे हम नहीं पढ़ते यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, जो आइडेंटिकल पॉइंट्स हैं उन्हें एक पॉइंट मान के रीड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इसके टाइप का और कोई क्वेश्चन हम यूज करते नहीं हम आते, ठीक है। आगे बढ़े, तीसरी और आखिरी चीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अक्रॉस फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल के अक्रॉस अब हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है ना। तो बताओ कौन सा फेस डायगोनल चूज करना चाहिए? DE। DE जो अच्छे से दिखाई दे वो चूज कर रहा हूं मैं, तो BD मुझे सबसे क्लियरली दिखाई देगा, तो मैं उसे यूज कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको B और D के अबाउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो बताओ क्या करना चाहिए B और D के अबाउट। तो हम क्या करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो हम यूज करते हैं मिरर, और मैं लगा देता हूं मिरर इस एक्सिस के अबाउट। बात समझ आ रही? क्योंकि सर्किट पूरी तरह से सिमेट्रिक है, और क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करते हैं, तो ए बी हमारी एक्सिस है, तो उससे परपेंडिकुलर मैंने क्या किया, मिरर लगा दिया है। अरे याद आ रहा है? यस सर। Yes, sir. मिरर लगाने से क्या होता है, कैपेसिटर का चार्ज उसकी इमेज में जाएगा, यानी इसका चार्ज कहाँ जाएगा बताओ, इसके अंदर, क्योंकि इसकी इमेज वो है। इसका चार्ज कहाँ जाएगा, इसके अंदर। इसका चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी इमेज के अंदर। और इसका चार्ज कहाँ जाएगा, इसकी इमेज के अंदर। तो अगर आप मिरर लगा देते हो तो उससे क्या होगा, कौन कौन से कैपेसिटर हैं जो कि जंक्शन से हट जाएंगे। एक तो यहां से गायब होगा ये, अरे समझ रहे हो ना, मिरर के अलग दोनों गायब हो गए, और एक ये गायब होगा, क्योंकि इनमें कोई चार्ज ही नहीं जाएगा, सारा चार्ज अपनी इमेज के अंदर जाएगा। अरे क्लियर है? यस सर। अब देखो कहानी बड़ी आसान हो चुकी है। ये आपको दिख रहे हैं भाई किसमें, सीरीज C/2, ये आपको दिख रहे हैं सीरीज C/2, और ये दोनों आपको दिख रहे हैं पैरेलल, तो ये कितना हो गया भाई, C। हुआ कि नहीं? सिमिलरली ये आपका C/2, ये आपका C/2, ये दोनों मिलके हो गए C। फिर फाइनली ये तीनों आपके पूरा मिलके ये, तो देखो जरा कितना हुआ, C C और C, 3 C सीरीज में है, तो C/3, C/3 और C पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट जो मिला C प्लस C/3, यानी C इक्विवेलेंट हमें मिला 4C/3। कोई दिक्कत?
नो नो सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल मेथड यूज किया जाता है रजिस्टर के लिए। अगर आपके पास रेजिस्टेंस भी होते तो उसके लिए एकदम सिमिलर मेथड यूज करता मैं, बस क्या हो जाता, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बदल जाता है, याद है कि नहीं? यस उसके लिए सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, इनके लिए पैरेलल में R1 प्लस R2 होता है कि नहीं? यस। तो नोट आपको यही करना है कि सिमिलर रिजल्ट या सिमिलर प्रोसेस is used for cube made of resistors, ठीक है ना? तो अगर रजिस्टर भी होते तो सेम रिजल्ट आता है हमारा। तो मैं यहाँ रजिस्टर का लिख देता हूँ। ये आपको ऑर्डर याद रखना है, EFB याद रह जाता है। FB ऑर्डर इस तरह से, एज पहले, फेस फिर बाद में, FB फेसबुक से याद रख सकते हो, तो इनको डायरेक्टली लिख सकते हो। देखो सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस का क्यूब होता ना तो RRR, और आपको इक्विवेलेंट याद रखना है बस। तो एज के अबाउट, फेस के अबाउट, बॉडी के अबाउट जो ऑर्डर आता है वहां पे आप सिंपली 1 2 3 4 5 6 और 7 ये लिख के याद रख सकते हो। जबकि कैपेसिटर के लिए अगर आए तो कैपेसिटर के लिए याद रखने के लिए ऊपर से शुरू करना होगा आपको, है ना? 1 2 3 4 5 6 और 7। रेसिप्रोकली हो गया ना कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस। हाँ वो तो उल्टा हो गई ऑब्वियसली, क्योंकि फॉर्मूला अलग है। तो याद रखना बेटर मेरे को लगता है रजिस्टर का, इसलिए पहले मैंने रजिस्टर का लिख दिया है। उसमें नीचे से लिखना शुरू करो 1 2 3 4 5 6 और फाइनली ऊपर आके 7, ठीक है? तो सिर्फ ये रिजल्ट याद रखने से हमारा काम चल जाएगा, पूरा प्रोसेस याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट? क्लियर है? यस। चलो, अब आपका जो सर ने भेजा था वो कोई मुझे व्हाट्सएप पे PDF सेंड कर सकता है क्या, सैंपल जो भी था आपका? सर मैंने कर दिया। ओके मैं देख लेता हूँ। ये TE यही वाला है ना, TESSR? यस यस सर। चलो, तो इसमें जो भी अपना कैपेसिटर जो है खत्म हो चुका है, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो अब आप पूछ सकते हो इसके अंदर, TESSR के अंदर। सर 28 नंबर क्वेश्चन। Okay. A block of mass M having positive charge Q is placed on a smooth horizontal table. Uniform electric is switched on. The block is inelastic. The total distance traveled by block before it finally comes to rest. तो बहुत ही आसान सवाल है ये, क्योंकि मैकेनिक्स यूज करी है थोड़ी सी, तो बस हमें लग सकता है कि थोड़ा सा मुश्किल है, पर है नहीं, है ना? तो बात ये है कि यहाँ पे आपका मास M है और ये डिस्टेंस दे दी है D, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है E, इसके ऊपर चार्ज है Q। बस, और E की वैल्यू आपको बता दी गई है हाफ। तो सबसे पहली बात, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा? जिनको डाउट है प्लीज मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहो ताकि मुझे पता लगता रहे। एक्सेलरेशन हम क्या लिखते हैं बेटा? फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स क्या हो जाएगा ब्लॉक के ऊपर?
QE QE सुन के मत बोलो बेटा, जल्दी से आप बोलते जाओ। अपॉन मास, ये एक्सेलरेशन है ना। तो वेलोसिटी क्या होगी जस्ट बिफोर कोलिजन? वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगी, बता सकते हो क्या आप? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v स्क्वायर ये हो जाएगी 2 एक्सेलरेशन हो गया QE बाई m इंटू डिस्प्लेसमेंट है d। तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिल गई अंडर रूट 2 QEd बाई m। ये है वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। क्लियर हुआ? yes Yes. है कि नहीं? अब क्या होगा, टकराने के बाद ये लौटेगा, तो कितनी वेलोसिटी से लौटेगा? EV. v/2, Yes. क्योंकि e की वैल्यू, या ev लिख देता हूं मैं, जनरल 1/2. निकालना है तो ev से लौटेगा। अच्छा, अभी भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है ना। तो मान लेते हैं कि x डिस्टेंस Yes. जाके और रुक जाता है, यहाँ पे आके स्पीड क्या हो जाती है 0। तो आप क्या लिखोगे, 0 स्क्वायर इज इक्वल टू EV का स्क्वायर माइनस 2ax। तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी EV का होल स्क्वायर बाई 2a। मिला कि नहीं? ये है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन इतना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका। फिर क्या होगा, ये रुक जाएगा, है कि नहीं, और फिर ट्रैवल करेगा राइट की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब भी हो रहा होगा। फिर से कितना ट्रैवल करेगा, x। तो सबसे पहले इसने ट्रैवल किया है कितना, टोटल डिस्टेंस अगर मैं लिखूं, टोटल डिस्टेंस तो ट्रैवल किया है d पहले जाके टकराने के लिए, फिर लौटा x से, या x1 कह देता हूं मैं अगर, तो 2 टाइम्स x1। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? प्लस सिमिलरली जब दोबारा टकरा के लौटेगा तो कितने से लौटेगा, x2 लिख सकता हूं ना मैं डायरेक्टली। दोबारा टकरा के जब लौटेगा तो लौटेगा e स्क्वायर v से होल स्क्वायर बाय 2a। सर d प्लस x1 ही होगा। क्या होगा? d प्लस x1 होगा ट्वाइस। तेज बोलो बेटा, तेज। सर d प्लस x1 ही होगा ना, ट्वाइस x1 कैसे होगा? मतलब एक बार पूरा d प्लस x1 ही होगा, क्यों? क्योंकि एक बार उसने d किया और फिर वो कोलाइड होके वापस x1 पे जाके रुका, इसलिए ट्वाइस कैसे हो सकता? ट्वाइस क्यों किया? फिर लौटेगा नहीं क्या, वापस नहीं जाएगा टकराने के लिए? हाँ, मैं मान गया कि d चला, यहाँ टकराया, लौटा, x1 पे आया और यहाँ रुक गया, पर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चालू ही है ना, तो वापस जाएगा x1, फिर टकराएगा, फिर कुछ x2 तक आएगा, फिर टकराएगा, ऐसे तब तक करता रहेगा जब तक फाइनली वॉल से चिपक के रुक नहीं जाता। मुझे तो ये लगता है क्वेश्चन ये होना चाहिए था। अब उन्होंने आंसर d प्लस x1 दे दिया तो वो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो फिर क्या होगा, x2 तक आएगा, फिर x2 से लौटेगा, फिर सिमिलरली 2x3, और ऐसे इनफाइनाइट कोलिजन्स करेगा। अरे किसी से सॉल्व हुआ था ये बेटा? किसी ने तो सॉल्व किया होगा ना। क्या किया आपने, एक ही कोलिजन लिया या सारे कोलिजन लिए थे? सारे कोलिजन। सारे कोलिजन लिए थे। समझ आ रहा है? तो देखो क्या वैल्यू आती है, ये जाती है d प्लस, ये हमारे पास कितना आ गया देखो जरा, पहले कोलिजन के बाद ये आ गया e स्क्वायर v बाय a, है ना, yes प्लस अगली बार में क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर 4v, v स्क्वायर है, बाय a, प्लस अगली बार में कितना आ जाएगा, e raised to 6 v square. e raised to 6 v स्क्वायर
बाय ए। तो ये बेसिकली क्या लग रहा है हमें सीधे सीधे इनफाइनाइट जी। जीपी बन रही है कि नहीं? डी प्लस क्या कॉमन ले लें इसमें से? ई स्क्वायर बी स्क्वायर बाय ए इंटू ई स्क्वायर भी ले सकते हैं कॉमन, तो बनेगा 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस रेज़ टू 4। तो ये मिल गया आपको डी प्लस ई स्क्वायर वी स्क्वायर बाय ए इंटू ई स्क्वायर है ना कॉमन रेशियो। यस सर। अगर डी प्लस ई है 1/2 यानी 1/4। वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर क्या है हमारा 2QED बाय एम। और इनटू एक्सेलरेशन तो हमें पता ही है QE बाय एम इंटू 1/1 माइनस 1/4। तो ये d प्लस कितना हो जाएगा d/2 इंटू 4/3 कितना आ गया 5d/3। अरे इसीलिए तो ये क्वेश्चन अच्छा था, मतलब मैंने कहा था सिंपल है क्योंकि इसका लॉजिक सिंपल है, पर इन्होंने इस पेपर में अगर दिया है और ये अच्छा पेपर बना रहे हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं थोड़े से, जैसे अभी हमने प्लेट वाला भी किया, तो बस यहीं से तो आगे क्वेश्चन अच्छा हुआ था। अगर सिर्फ एक बार टकरा के लौट के रुक जाना होता तो वो तो क्लास 11th का क्वेश्चन होता ना। उन्होंने बोला है फाइनली कम्स टू रेस्ट, और दूसरा उन्होंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड यानी टोटल ऐड भी करते जाना है। समझ आया? यस सर। और कोई डाउट? सर हाँ सर एक क्वेश्चन था, वो शायद से प्रैक्टिस ड्यूटी में था, लैडर इनफाइनाइट लैडर वाला जो हमने किया था ना, हाँ उसकी जगह उसमें सर पहले स्टेप पे सी था, दूसरे पे 2C था, फिर वैसे करके एक्सपोनेंशियल 4C फिर 8C। हाँ तो वो उसका भी इक्विवेलेंट कैसा उसमें से? चलो कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैंने अब हर क्वेश्चन देखो मैं इसलिए क्लास में नहीं कराता क्योंकि फिर आपके लिए करने को कुछ नहीं बचता, तो मैंने कुछ क्वेश्चन तो आप खुद से सोचो इसलिए छोड़े हैं। ठीक है, ये देखो करने का मेथड वही है क्योंकि एक नया मेथड नहीं आ सकता, हमने हर मेथड कवर कर लिया है, उसके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, हालांकि हर किसी को क्लिक करे ये जरूरी भी नहीं। चलो तो क्वेश्चन जैसे कि ये है CC 2C 4C हमें इसका इक्विवेलेंट बताना है। तो इसमें हम क्या करते हैं ये सोच के देखो। मुझे एक बात बताओ कि यहाँ कोई भी लैडर रिपीट नहीं हो रही है ना, लेकिन ये लैडर तो है, तो आपको सॉल्व तो इसी हिसाब से करना है। सोच के देखो कि अगर ये भी CC पूरा C होता तो आप कैसे करते थे? आप कहते थे कि इनके अक्रॉस में मान लेता हूं इक्विवेलेंट आएगा X, तो इनफाइनाइट में से पहला स्टेप हटा दूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। इनके अक्रॉस इनको अगर मैं नाम दे दूं C और D, या कुछ और नाम ले लो P और Q, P और Q के अक्रॉस भी आएगा क्या X? यही करते थे आप? यस। और हम क्या करते थे? रीड्रॉ करते थे हम, सिर्फ यहाँ पे A ये लिखते थे, पहला स्टेप एक बार कंप्लीट होने दिया, और भाई जहां से रिपीटेशन शुरू है P और Q इनके बीच में मान लेते थे इक्विवेलेंट X, और इसके अक्रॉस तो लिखते ही थे हम X, और सॉल्व कर देते थे, है कि नहीं? अब यहाँ C की जगह पे क्या है बेसिकली 2C। तो ये जो इक्विवेलेंट X आने वाला था, ऐसा मैं पीछे से करते आऊंगा, बात समझ आ रही है? मैं पीछे से करता आऊंगा, मैं सोचूंगा यहाँ अगर X था तो यहाँ क्या होना चाहिए 4C जो आ गया है, ये भी क्या हुआ है उसका सीधा डबल हुआ है कि नहीं हुआ? यस। तो सिर्फ हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं 2X, क्योंकि जो आंसर में C जहां लिखोगे वहां आप सिर्फ क्या लिख दोगे, अगर आगे पूरी 2C की लैडर होती तो, लेकिन आगे 2C की भी लैडर नहीं है, आगे 4C भी है, पर उसे हम फिर क्या मान लेते हैं नेग्लिजिबल, इसी के कंपैरिजन में।
अब मान लेते हैं कि आंसर क्या आ जाएगा, 2C आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वो चीज फॉलो कर ली है कि इस पूरी लैडर का अगर x आने वाला था, समझ रहे हो, तो इस पूरी लैडर का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है सिर्फ। तो ये मेरे हिसाब से शायद एक ओलंपियाड में आया हुआ क्वेश्चन था, है ना। अब शायद सब लोग सॉल्व कर सकते होंगे। यस ये सिंपली कितना हो जाएगा, अपने पास 1/x 1/c इक्वलेंट 1/x, ये आपको मिल जाएगा 1/c प्लस 1/2c प्लस x। इससे आंसर आ जाएगा, x निकालना है। समझ आया? 2x प्लस सी 2x प्लस अगर- सी नहीं होना चाहिए क्या हुआ सर? 2x प्लस सी होना चाहिए, 2c प्लस x। डिनोमिनेटर में 2x प्लस सी। अरे ठीक है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 3 टाइम्स हो रहा होता तो आप समझ रहे हो, आप 3x लिख देते, 4 टाइम्स हो रहा होता तो आप 4x लिख देते। ठीक है, और बताइए कोई डाउट? सर टर्म टेस्ट के तो मॉड्यूल में था सर टर्म टेस्ट के 8 वाले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं। बेटा थोड़ा तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर टर्म टेस्ट के 8th वाले में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं आ रहा है। टर्म 8 इसी पेपर का यस सर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस नहीं आ पा रहा फॉर अ सिस्टम शोन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। चलो 8th, तो ऑल्दो ये हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीखते हैं, पर यहाँ भी कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं, तो हेडिंग डाल के सीख लेते हैं इसे। तो ये है हमारा अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अब क्या होता है, इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसे VI मेथड कहते हैं, V वोल्टेज और I करंट, VI मेथड। तो इसीलिए मैं इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही बताता हूँ, पर चलो यहाँ अगर कैपेसिटर में दे दिया है तो हम चार्ज से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, मान लो कि आपको सर्किट ये दिया गया है, और ये फालतू में बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है, तो बहुत रेयरली आता है, अब इन्होंने दे दिया इसके अंदर। तो जैसे कि आप जानते हो, जैसे ही आपको 5 कैपेसिटर दिखते हैं, आपका दिमाग जाना चाहिए किसके ऊपर, व्हीटस्टोन के ऊपर। और आप क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हो कि कहीं प्रोडक्ट सेम तो नहीं आ रहा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया भाई, क्या ये व्हीटस्टोन है? हाँ ये व्हीटस्टोन तो है, पर क्या ये बैलेंस्ड है? बैलेंस्ड वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दिख रहा है? तो ऐसे व्हीटस्टोन को हम क्या कह देते हैं, अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन कह देते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए उस मेथड को VI मेथड बोला जाता है। अब स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप क्या करोगे, अज्यूम बैटरी अक्रॉस AB। जिनके भी अक्रॉस आपको इक्विवेलेंट निकालना है, उनके अक्रॉस में क्या करता हूं, एक बैटरी इमेजिन करता हूं। ये दी हुई नहीं है, मैंने इमेजिन की, V वोल्ट की। अब क्या करो, आप कहीं पर भी पोटेंशियल लिख लो, जैसे मैंने 0 यहाँ लिख लिया, तो मुझे यहाँ कितना मिल गया भाई, V। अब दिक्कत यह है, आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, और आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल भी नहीं पता। मान लेते हैं बैटरी से टोटल चार्ज Q अगर खींचा जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूं, ये हमारा स्टेप 1 था। जैसे स्टेप 2 आप कह सकते हो Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V, कह सकते हैं कि नहीं? तो मुझे ये Q ही कैलकुलेट करना है। मैं मान लेता हूं कि यहां से इसमें जाता है कुछ Q1 और इसमें जाता है कुछ Q2। स्टेप 3 हो जाता है फाइंड अननोन पोटेंशियल। हाँ भाई, कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, क्या मानूंगा, X और Y। सिखाया था मैंने आपको जंक्शन लो, तो Q1 यस सर, Q2 Q3 Q4 Q5
Q6। इस Q1 Q2 से कंफ्यूज मत हो ना, अभी मैं इसे भूल जाता हूँ, ठीक है, इसे रहने दो। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, अननोन पोटेंशियल फाइंड करने होंगे। तो x पे अगर मैं लगाऊं, मैं कह सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये होना चाहिए 0। Q1 क्या हो जाएगा, यहाँ का भी पोटेंशियल V आ गया है और यहाँ का तो 0 है ही, तो मैं लिख दूंगा x माइनस वी इंटू सी प्लस Q2 को मैं लिख दूंगा c इंटू एक्स माइनस वाई प्लस Q3 को मैं लिख दूंगा 2c इंटू एक्स माइनस 0। अब मैं इसे एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये आता होगा। तो ये हो गया cx प्लस सी एक्स प्लस 2cx यानी 4cx। प्लीज यार इक्वेशन देखते चलना ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। माइनस सी वी या माइनस सी वाई माइनस सी वी इज इक्वल टू 0। यही आएगा हमारे पास, यस यानी 4x माइनस वाई माइनस वी इज इक्वल टू 0। y के लिए बना देते हैं, तो Q4 प्लस Q5 प्लस Q6 इज इक्वल टू 0। Q4 हमारे पास हो गया c इंटू वाई माइनस एक्स प्लस 2c इंटू वाई माइनस वी प्लस c इंटू वाई माइनस 0, ये भी होना चाहिए 0। यहाँ से आपको मिल जाएगा cy प्लस 2cy प्लस cy यानी 4y माइनस एक्स माइनस 2v इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। कोई भला आदमी फटाफट इन्हें सॉल्व करके x और y बता सकता है? सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए क्या करें, 4 से ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया यही आ रहा है क्या, देखना एक बार। यस सर। 15। हाँ, तो यहाँ से y आपको मिल गया भाई कितना, 3v/5। तो आपको x भी मिल जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा हमारा कितना, 4 इंटू 3v/5 माइनस 2v, तो ये हो गया 12 माइनस 10 2v/5। सही निकाला है क्या मैंने? यस। तो अब आपने x और y निकाल दिया। अगर आपने x और y निकाल दिया है तो भाई आप क्या निकाल सकते हो, इन ब्रांचेस का चार्ज भी निकाल सकते हो, है कि नहीं, कि यहाँ से चार्ज आया कितना होगा एक्चुअली। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा वही हो जाता है, फाइंड नेट चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी। ठीक है ना भाई, तो एक तो चार्ज ये सप्लाई हो रहा होगा और एक चार्ज ये सप्लाई हो रहा होगा। तो पहले चार्ज को मैं अगर नाम दे देता हूँ QP और इसे नाम दे देता हूँ QS, तो मैं कह सकता हूँ नेट चार्ज जो सप्लाई हुआ है ये है QP प्लस QS। QP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब तो आपको पता है ना, ऑब्वियसली ये पोटेंशियल बड़ा होगा, ये पोटेंशियल छोटा होगा, तो C इंटू वी माइनस एक्स, C इंटू वी माइनस एक्स प्लस QS हो जाएगा 2C इंटू वी माइनस वाई। ये मिल गया आपको C इंटू वी माइनस 2v/5 प्लस 2C इंटू वी माइनस 3v/5। कितना आ गया भाई, 5 3cv/5 प्लस 4cv/5 7cv/5। 7cv/5। ये आपका आ गया Q। आपका फाइनल स्टेप आ जाता है S5। आपको पता है Q ये इक्वल होना चाहिए C इक्वलेंट इंटू V। तो आप लिखोगे 7cv/5, ये होना चाहिए C इक्वलेंट इंटू V। V से V कट गया, C इक्वलेंट मिलना चाहिए 7c/5। अगर हमने कैलकुलेशन एरर नहीं की है
तो ये आंसर चलो ऑप्शन में तो है, यही सही होना चाहिए। समझ आया? यस यस सर। तो ये क्या है, ये बेसिकली एप्लीकेशन है किसकी, किरचॉफ जंक्शन लॉ की। इन स्टेप्स को फॉलो करो, कभी भी आपको अनबैलेंस्ड, यही सेम चीज रेजिस्टेंस के लिए भी करनी है, ठीक है, वहां पे भी बताऊंगा मैं। कभी भी आपको अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन मिल जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप देख रहे हो आपको 2 बार जंक्शन लॉ लगाना होता है, 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, एक्स और वाई आने के बाद आपको बैटरी से आने वाला नेट चार्ज पता करना होता है या नेट करंट पता करना होता है, और फिर फॉर्मूला लगा के आंसर दे देना होता है। क्लियर हुआ? यस चलो और बताओ, कोई डाउट हो तो प्लीज बोलना। सर टर्म टेस्ट में 12th बोलो, टर्म टेस्ट में 12th वन 12th question. Two infinitely long rods having linear charge density are placed at separation 2d. Charge particle Q middle, it performs SHM subsequently. Time period of SHM. तो SHM नहीं आता बेटा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आता? क्यों भाई? भाई साहब नाम क्या है आपका? यस सर नाम संकल्प यस संकल्प जी। आपने 12th में ज्वाइन किया 11th में? सर 11th से तो SHM आता है? यस सर शर्माना क्या है, बोलो। यस सर आता है। कैसे करते हैं बताओ? अब ये मत बोलना मैंने तो डाउट ही पूछा है, मुझे से क्यों पूछ रहे हो। मैं बस जानना चाह रहा हूँ आपके दिमाग में क्या आया। नो सर इस समय इसके ऊपर नेट फोर्स क्या है? 0। क्यों 0 है? यस दोनों वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो रही है, कैंसिल आउट हो गया तो ये SHM करेगा। किसी भी SHM का टाइम पीरियड फाइंड करने का पहला स्टेप क्या हो जाता है? नेट रिस्टोरिंग फोर्स हाँ, तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? स्लाइटली डिस्प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है भाई, किस तरफ डिस्प्लेस कर दूं? मान लो कि मैंने इसे स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड्स राइट x, तो इस पॉइंट पर इसका नाम मैं a रख देता हूं, इसका b रख देता हूं। b की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ और a की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, है ना? तो E नेट कितना हो जाएगा? EB माइनस E है। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स क्या लिख सकता हूं? Q इंटू नेट फील्ड। अरे बोलो ना। यस और इसे KX के इक्वल करते हैं। यस सर चलो, Q इंटू EB यस सर 2K लैम्डा बाय डिस्टेंस D माइनस एक्स सर 2D माइनस 2D माइनस डी एक्स। दिया हुआ भाई D ही तो है ना ये। हाफ डी बाय 2K लैम्डा नॉट अपॉन D प्लस एक्स। अरे समझ आया? इज इक्वल टू KX। यस यहाँ से Q है 2K लैम्डा नॉट बाहर आ गया, ऊपर आपके पास बचेगा 2x अपॉन नीचे बचेगा D स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू KX। भगवान की दया से x क्या होगा? कट जाएगा। कट गया। आगे हम क्या लिख देंगे? ये हो गया हमारे पास 2K लैम्डा नॉट इंटू Q बाय x बहुत छोटा है, अरे यस D सर स्क्वायर के कंपैरिजन में वो गायब हो गया, एक 2 यहाँ पे और आया बाय D स्क्वायर, ये होना चाहिए K, स्मॉल k आ गया आपके पास। टाइम पीरियड क्या हो जाता है? बाय रूट m बाय 2 बाय अंडर रूट m बाय k की जगह लिख देंगे 4K लैम्डा नॉट Q बाय D स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो इसमें अगर आपको ये आता था तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। सर उसमें डी की जगह 2D ले लिया बस इतनी सी गलती, एक बार वापस चेक नहीं किया था? यस सर
चलो और बोलिए। 27. 27. A charge q is placed at a distance d by 2 above the center line of infinite strip of width d. The electric flux through the infinite strip is, क्या बात है, एक काफी बेहतरीन सवाल। किससे हुआ भैया? अपने आप बोलो। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 27। पहली बात तो आपको स्ट्रिप समझ आ रही है बेटा कैसी है? स्क्रीन के अंदर जा रही है, ठीक है ना? ये समझ आ रहा है कि स्ट्रिप जो है वो स्क्रीन के अंदर जा रही है। यस. तो ये डिस्टेंस d बाई 2 है, उन्होंने विड्थ बताई है d, तो ये एंगल आपको पता लग गया 45 डिग्री, ठीक है ना? अगर आप एक सिलेंडर इमेजिन करो, सिलेंडर ऑफ रेडियस d, d नहीं, बेसिकली मैं एक सिलेंडर इमेजिन करना चाह रहा हूं कुछ इस तरह से, चार्ज को सेंटर मानते हुए। वाह, ये सिलेंडर समझ आ रहा है? इनटू द प्लेन जाता हुआ, ये सिलेंडर मैंने इमेजिन किया है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा है, देखो सिलेंडर तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा क्योंकि स्ट्रिप इनफाइनाइट है। ये सिलेंडर कुछ ऐसा होगा इनफाइनाइट, ये उसकी कहीं एक्सिस है, ये यहाँ कुछ चार्ज रखा हुआ है, और आपकी स्ट्रिप जो है वो कुछ यहाँ है इस तरह से। मैंने पहले ही कहा था फ्लक्स वाले क्वेश्चन में बहुत इमेजिनेशन चाहिए होता है। तो ये आपकी स्ट्रिप है, समझ आ रहा है? यस. अब टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स जो होगा सिलेंडर से, वो कितना होगा? Q by epsilon. बिल्कुल सही, वो तो बच्चा बच्चा बता सकता है। मुझे बस बताना है इस ट्रिप से कितना जा रहा होगा। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 360 डिग्री से Q बाय एप्सिलॉन नॉट जा रहा है? इस व्यू से देखें तो, क्रॉस सेक्शनल व्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस सेक्शनल व्यू जो ऊपर रेड वाला मैंने बनाया है उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ 360 डिग्री में Q बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। यस सर। अरे है कि नहीं? और ये टोटल एंगल जो सबटेंड कर रही है स्ट्रिप, 90 डिग्री। बिल्कुल, एंगल ऑफ स्ट्रिप ये है भाई 90 डिग्री, मतलब 1/4 होगा। ठीक है? तो उससे फ्लक्स कितना चला जाएगा? तो वो हो जाएगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट बाय 360 इंटू 90, यानी कि Q बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। समझ आया? यस. इस क्वेश्चन से जुड़ी एक खास बात भी है। आकाश के जब मैंने डेमो दिया था तब वन ऑफ द क्वेश्चंस यही था जो उन्होंने पूछा था। और कोई डाउट? बताइए। नहीं सर। तो पेपर तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। आप ये मान के चलो कि मेंस से तो ये 100 गुना ज़्यादा टफ है, ये मैं कह सकता हूँ। हाँ, पर एडवांस के पेपर से बराबर या थोड़ा कम हम मान सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। पर ऐसे ही कुछ पेपर एडवांस में आएगा, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं। मेंस के लेवल से तो ये बहुत हाई है। ओके, मेंस में ये सब नहीं आता। चलो, तो अच्छे से पढ़ के देना, कॉन्फिडेंट होके देना। प्लीज़ एक बार नोट्स ध्यान से पढ़ लेना यार एग्ज़ाम देने से पहले। बाकी हित केमिस्ट्री वाले सर बता रहे थे कोई दिक्कत है तुमको, मतलब कोई इशू आ रहा है, बताओ। क्यों भाई?
नहीं है, चलो कोई बात नहीं। किसी को भी कोई इश्यू आता है तो बता सकता है, कोई भी दिक्कत आ रही है अगर आपको, मेरे पास जो सॉल्यूशन होगा मैं जरूर बता दूंगा। सर एनुलर डिस्क का वो क्या होता है? एनुलर डिस्क किसका? एनुलर डिस्क आवाज नहीं आ रही बेटा। सर वो एनुलर डिस्क करके था। एनुलर डिस्क, अच्छा वो तो अब बेटा आप क्वेश्चन है, वो तो काफी आसान है, उसमें कुछ नहीं है। ये आपकी इसकी कह रहे हो, एनुलर डिस्क का मतलब तो पता है ना? ऐसी No, होती है sir. डिस्क, नहीं पता तो ये तो बचपन में सिखाया जाता है। एरिया ऑफ एनुलस भी निकाला जाता है, बीच से अगर कैविटी बना दें और मटेरियल सिर्फ साइड में हो। अरे समझ आया? यस सर। तो इससे हम कह देते हैं एन्युलर डिस्क। कैविटी इज सेंटर। कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, कोई बताएगा? सर एक रिंग ले लेंगे डिस्टेंस पे, उसका चेक कर लेंगे नेक्स्ट दो निकालेंगे सिग्मा प्लस। इतना करने की जरूरत ही कहाँ है? सर Fill एक with पूरा plus कंप्लीट minus से sigma। डिस्क लेंगे और कंप्लीट और छोटा वन के माइनस करना है। बिल्कुल प्लस हाँ, माइनस plus सिग्मा ले minus लेंगे। sigma। बात समझ आ रहा है? तो एक बड़ी डिस्क आ जाएगी उसकी वजह से निकालो, और एक छोटी डिस्क आ जाएगी उसकी वजह से निकालो। ये माइनस सिग्मा वाली होगी, ये प्लस सिग्मा वाली होगी। जिनका डाउट था उनको क्लियर हुआ क्या? यस सर। कैविटी प्रॉब्लम की थी ना हमने। और कुछ? चलो फिर बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए। आज एंड करते हैं यहीं पे, अगली क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। ओके चलो, थैंक यू।